चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में भी ना हम एकदम बेसिक जानने वाले हैं, कुछ एडवांस या डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। जहाँ पे हमने पिछले वीडियो का अंत किया था यानी एंड की थी, वहीं से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यानी इकोसिस्टम क्या होता है, एक बेसिक जानकारी लेंगे और बात करेंगे इसके कैसे कैसे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, इस इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसको ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जब अलग अलग जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगते हैं तो क्या होती है, एक यूनिट बनती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जैसे इसको आगे हम देखते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, हमारे कुछ प्रोड्यूसर होते हैं यानी उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं और कुछ होते हैं डिकम्पोजर्स, बोले तो अपघटक। तो ये क्या है, ये कैसे। और दूसरे अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं हमारे, वहाँ का तापमान हो सकता है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो सकती है, प्रकाश यानी लाइट हो सकता है। तो जब ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे ना तभी लाइफ पॉसिबल है। जैसे अब ये जो प्रोड्यूसर यानी प्लांट है, अब प्लांट को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, चाहिए होगा एक तापमान, ठीक है, प्रकाश चाहिए होगा, कुछ जल की मात्रा चाहिए होगी। तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन होना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये कंज्यूमर क्या करेंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ये इनको खाएंगे, ओके। खाने के बाद क्या होगा, जब ये मरेंगे और ये मरेंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी डिकम्पोजर्स हैं, ये क्या करेंगे, इनको खा के या फिर डिकम्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या होगा, एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कैसे होता है, एक पोषण चक्र के माध्यम से। जैसे ये इस हिरन ने इस घास को खाया तो एक पोषण का एक स्तर आगे बढ़ा, फिर इस शेर ने इसको खा लिया, जब ये शेर मरा तो इन्होंने डिकम्पोज कर दिया, ठीक है ना, अब घटित कर दिया। तो एक साइकिल मेंटेन हो रही है ना। वैसे एनर्जी फ्लो, वैसे एनर्जी भी इधर से उधर जा रही है। सूर्य का प्रकाश जो यहाँ था, ठीक है ना, यहाँ जो लाइट आती है, सनलाइट आएगी, वो क्या होगा, प्लांट्स में पहुँचेगी। तो एक साइकिल मेंटेन होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। यानी कि जो चीज़ें अभी हमने अलग अलग पढ़ी जब आपस में एक यूनिट की तरह बिहेव करने लगती हैं तो वो हो जाती है हमारी इकोसिस्टम। आगे हम बात करते हैं इकोलॉजिकल कम्युनिटी किसको बोलते हैं। तो एक जब इकोसिस्टम होता है ना, उसमें एक प्रजाति दूसरे में डिपेंडेंट होती है, सब कुछ एक दूसरे में डिपेंडेंट होता है। यानी एक भी जानवर अगर गया तो समझ लो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से अगर ये पौधा ही विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, ये इसको खाना नहीं मिलेगा, जब इसको खाना नहीं मिलेगा तो इस शेर को खाना नहीं मिलेगा, जब शेर को नहीं मिलेगा तो फिर डिकम्पोजर्स का भी कोई काम नहीं रह जाएगा। वैसे ही मान लो ये शेर मर जाए तो इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी हिरन की कि यहाँ पे पौधे एकदम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हिरन सारे पौधों को खा के खत्म कर देंगे। तो क्या होगा कि हर एक चीज़ जो इकोसिस्टम में होती है वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, ओके। तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है कि इसी को बोलते हैं कि जब सब कुछ आपस में डिपेंडेंट है तो ये सब मिला के क्या बनाएंगे, इकोलॉजिकल कम्युनिटी। मान लो एक जंगल है, वहाँ पेड़ है, हिरन है, शेर है और डिकम्पोजर्स हैं, तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। एक समुदाय बना रहे हैं जो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। ये हमारा इकोलॉजिकल कम्युनिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि इकोसिस्टम, ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, इकोलॉजी और हैबिटेट में क्या अंतर होता है। तो पहला इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट। यानी इकोसिस्टम अपने आप जब वर्ड यूज होगा तो ये पता चल जाएगा या ये पूरा एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा पोषण चक्रण हो रहा है, ठीक है ना, एक न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है, एक एनर्जी साइकिल चल रही है। जैसे पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं, सूरज का प्रकाश अपने पास ले रहे हैं, उसको जब हिरन खा रहा है, फिर शेर खा रहा है, और जब वो मर जा रहे हैं तो मिट्टी मिलते हैं, फिर पौधों में वापस पहुंचते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी फंक्शनल यूनिट होती है एक इन्वायरमेंट की, वो होती है हमारी इकोसिस्टम। जब ढेर सारे इकोसिस्टम, ठीक है ना, जंगल, तालाब, रेगिस्तान, ये सब मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारा इन्वायरमेंट। यानी हमारा आसपास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कुछ दलदली भूमि होती है, आसपास मैदान भी मिलेगा, खेत भी मिलेंगे, जंगल भी मिलेंगे। तो ये सब जब मिला दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा इन्वायरमेंट बनता है।
इकोलॉजी क्या होता है, ये लॉजी वर्ड से याद रखिएगा, यानी लगभग कुछ लगता है स्टडी या साइंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो इकोलॉजी क्या होता है, ये जो इंटरेक्शन हो रहे हैं किसमें, इकोसिस्टम में, ठीक है ना। क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जिसमें सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे पेड़ पौधों की ज़रूरतों को सूरज के प्रकाश से कुछ और चीज़ें पूरा कर रही होती हैं, जैसे मिट्टी से भी पेड़ पौधों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। जैसे मिट्टी में कुछ पोषण तत्व चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे, जो डिकम्पोजर्स थे, अपघटक थे, उन्होंने जीव जंतुओं को नष्ट करने के बाद वो पोषक तत्व मिट्टी मिला दिए। इसके बाद उसको किसने ले लिया, इन पेड़ों ने ले लिया। तो क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ये जितने भी इंटरेक्शन होते हैं इनका जो अध्ययन होता है, ठीक है ना, स्टडी होती है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। दिस इज साइंस, साइंस से बोलते हैं कि स्टडी है ये इकोलॉजी। अगला क्या है, हैबिटेट। अब इकोसिस्टम में क्या होगा, इकोसिस्टम में जब सब डिपेंडेंसी होती है, पेड़ पौधे डिपेंड हैं जानवरों पे, जानवर डिपेंड है पेड़ पौधे पे, तो हैबिटेट क्या होगा, उसी के इकोसिस्टम के अंदर ही होगा ना। यानी इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वो पेड़ पौधों का हैबिटेट हो जाएगा, जहाँ पे एनिमल्स होंगे वो एनिमल्स का हैबिटेट हो जाएगा। तो हैबिटेट क्या होगा, अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का जो एक पार्ट होगा वो होगा हमारा हैबिटेट। तो ये चार चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक इमेज अपने मन में बैठा लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हम इसमें डीप नहीं जाने वाले हैं, एकदम बेसिक सा समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जो इकोसिस्टम जो होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है। पहला हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया मैन मेड। मैन मेड क्या होता है, जैसे खेत। अब खेत नेचुरल नहीं है, इंसानों ने बनाया है, बाग, तालाब, तो ये हमारे क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है ना। नेचुरल में क्या मिलेगा, टेरेस्ट्रियल यानी जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और एक्वेटिक बोले तो जलीय, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, स्थलीय, और दूसरे हमारे जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो स्थलीय में क्या मिलेंगे, हमारे जंगल मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेंगे, फॉरेस्ट, डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान, घास का मैदान, ठीक है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वैसे एक्वेटिक में क्या होंगे, फ्रेश वाटर, जैसे किसी तालाब की बात कर दे तो क्या हमारा फ्रेश वाटर, नदी क्या हो गया फ्रेश वाटर। ब्रैकिश वाटर, जहाँ से समुद्र और नदी का पानी लगभग मिल रहा होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। जैसे नदी का जो साफ जल और समुद्र का खारा जल जब मिलता है तो उसकी लवणता कम, तुलनात्मक रूप से कम होती है समुद्री जल से, क्योंकि उसमें साफ जल भी मिल चुका होता है, तो उसको होते हैं ब्रैकिश वाटर। मरीन, जब समुद्र में जब जाएंगे तो वो अपना अलग इकोसिस्टम होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इन सब में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारी ये स्टार्टिंग है तो हम सबका एक बेसिक आइडिया लेने वाले हैं। तो अगर पूछा जाए कि गार्डन क्या है, कैसा इकोसिस्टम है, तो कैसा है ये, मैन मेड। पॉन्ड, तालाब कैसा है, या खेत का मैदान कैसा है, ये सब क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं जैसे टीईटी वगैरह के, तो उसमें ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में मैंने सिर्फ इतनी ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब हम धीरे धीरे अपने जो अगले वीडियो आएंगे उसमें कुछ डीप कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करेंगे। तो आगे चल के जो हमारे इकोसिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है, उन पर हम बात करने वाले हैं। जैसे पेड़ पौधों का क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके इन्वायरमेंट में, अगर तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो किस तरीके से प्रभावित करेंगे हमारे पेड़ पौधों को। जो इस तरीके की चीज़ें होंगी वो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे से। तो फिर